क्या हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर हो चुका है जो एक रेप विक्टिम को 30 साल में भी इंसाफ नहीं मिलता? एक्चुअली ऐसी एक घटना घटी थी दिसंबर 2021 में, जब अजमेर राजस्थान के पॉक्सो कोर्ट में खड़ी एक रेप विक्टिम ने कहा था, और मुझे कितनी बार कोर्ट में बुलाया जाएगा, अपराधी आपके सामने खड़ा है, अब तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मेरा रेप हुए 30 साल हो गए, अब तो मैं दादी भी बन चुकी हूँ, मैं अपने परिवार वालों को क्या जवाब दूं? कोर्ट में मौजूद ना एडवोकेट ना जजेस के पास कोई जवाब था। वो जानते थे इस अपाहिज लॉ एंड ऑर्डर के सामने वो मजबूर है। और इस रेप इंसिडेंट में सिर्फ एक लड़की नहीं, 250 से भी ज्यादा लड़कियों का बलात्कार हुआ था। एक बार नहीं, बार बार उनका रेप हुआ, उनके न्यूड फोटोज निकाले गए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और फिर से उनका रेप किया गया। लोकल पुलिस से लेकर सरकारी अधिकारी तक, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर तक को ये बात पता थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी जो रेपिस्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन ले, क्योंकि रेपिस्ट रिलीजियस वाइज और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस इंसिडेंट का खुलासा हुआ था अप्रैल 1992 में। उस वक्त जयपुर का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर हुआ करता था, दैनिक नवज्योति। इस न्यूज़पेपर के हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसमें अलग अलग लड़कियां थी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में। जब इस न्यूज़पेपर ने अपने तरीके से जांच की, तब पता चला कि अजमेर में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें रोज ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिनका रोज बलात्कार हो रहा है। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकारी अधिकारी तक सबको इसके बारे में पता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि उनके नाम बाहर आए। लेकिन सारी सच्चाई पता होने के बाद इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकाला, जिसके बाद इस रेप इंसिडेंट का खुलासा हुआ, जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, अजमेर 92 सेक्स स्कैंडल। ब्लैकमेल कांड, सेक्स स्कैंडल, कई तरह की हेडलाइनें चली। सवाल यही है कि इतने साल हो गए तो सजा किसको मिली? जांच में क्या निकला? कोई चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं? Just about a film. It's about a horrific crime which took place in 1992, where a massive grooming gang reportedly raped, blackmailed, and silenced women, which was allegedly protected. मामला अजमेर में भी सामने आया था, जहां एक के बाद एक 100 लड़कियों की अश्लील तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया था। अजमेर में हर कोई जान रहा था कि इस केस के मुख्य आरोपी कौन है। ये थे दरगाह के खादिम परिवारों से आने वाले दो नौजवान, नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, और इन दोनों का एक गैंग। और इनके पास थी दरगाह के नाम पर मिलने वाली इजी मनी, सोशल इन्फ्लुएंस और यूथ कांग्रेस के पदों से मिलने वाला पॉलिटिकल क्लाउड। ये अजमेर से एक घिनौनी और कपा देने वाली घटना का खुलासा हुआ। 30 साल पहले हुए इस घटना को हम 1992 अजमेर सीरियल रेप और ब्लैकमेल के नाम से जानते हैं। इस केस में सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां तबाह हुई थी और आरोपियों में शामिल थे अजमेर दरगाह से जुड़े हुए रसूखदार, खादिम और कांग्रेस नेता। Trapped, sexually exploited, blackmailed, and then silenced by a heinous web of people that included caretakers of the Ajmer Dargah, politicians, and influential men. मेरे को लेके गया, फिर उधर गलत काम करा, फिर मेरे को 4-5 जो हाथ पाए बांधते सब जनों ने काम किया, नंगी फोटो ली मेरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीबन 130 किलोमीटर दूर एक जगह है अजमेर। अजमेर अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है अजमेर शरीफ दरगाह के लिए। ऐसा माना जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इस्लाम के बहुत बड़े धर्मगुरु थे, वो करीबन 1190 इस वक्त पारसिया से पहली बार भारत आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त अजमेर में ही बिताया था, लेकिन साल 1236 में उनकी मौत के बाद उस वक्त के जो मुगल सम्राट थे हुमायूं, उन्होंने अजमेर में एक दरगाह शरीफ बनाया, और उस वक्त से लेकर आज तक ख्वाजा चिश्ती के ही परिवार वाले इस दरगाह शरीफ की देखभाल करते हैं। इसीलिए इस चिश्ती परिवार को अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम भी कहा जाता है। इस पूरे घिनौने रेप स्कैंडल को अंजाम दिया था इसी चिश्ती परिवार के कुछ मेंबर्स ने। रिलीजियस पावर होने के साथ साथ चिश्ती परिवार पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इनमें से एक अपराधी फारूक चिश्ती, जो अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, दूसरा अपराधी नफीस चिश्ती, जो अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, और तीसरा अपराधी अनवर चिश्ती, जो अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत फेमस स्कूल हुआ करता था, सोफिया सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज। इस पूरे घिनौनी हरकत का जो मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, उसने इसी स्कूल की एक लड़की को अपने जाल में फंसाया था। फिर शहर से बाहर एक फार्म हाउस पर लेकर गया, जहां पे उनके सारे साथी पहले से ही मौजूद थे। चिश्ती परिवार के मेंबर्स ने उस लड़की का एक एक करके बलात्कार किया और उसके न्यूड फोटो निकाले। बाद में उस पीड़ित लड़की को चिश्ती परिवार के मेंबर्स ब्लैकमेल करने लगे, उसको डराते थे, उसको धमकाते थे, उसको फोर्स किया गया कि वो किसी और एक फ्रेंड्स को उसी फार्म हाउस पे लाए
नहीं तो सारी न्यूड तस्वीरें वो सबको दिखा देंगे। लड़की मजबूर, लड़की ने डर के मारे अपने एक फ्रेंड को उस फार्म हाउस पे लेकर आई, जिसके साथ भी चिश्ती परिवार के मेंबर्स ने सेम चीज किया। उसका बलात्कार किया गया, उसके न्यूड फोटोज निकाले गए और उसको भी ब्लैकमेल करने लगे। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। सेम पैटर्न में चिश्ती परिवार के मेंबर्स लड़कियों का रेप करते गए, उसके न्यूड फोटो निकालते गए और उसको ब्लैकमेल करते गए। आज भी हमारे समाज के कई हिस्सों में जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो समाज सबसे पहले उस लड़की पर उंगली उठाता है, उसे ही दोषी ठहराता है। कई वक्त तो लड़की के परिवार वाले तक लड़की का साथ नहीं देते। उन्हें लगता है अगर लड़की की बदनामी हो गई तो समाज क्या कहेगा, उसकी शादी कैसे होगी, परिवार वालों को क्या क्या झेलना पड़ेगा। और इसी बात का फायदा चिश्ती परिवार के मेंबर्स ने बहुत अच्छे से उठाया था। माना तो ये भी जाता है जो अजमेर की जो चिश्ती परिवार है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान के ISI के साथ, PFI के साथ, दावत-ए इस्लामी जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। क्योंकि इस पूरे स्कैंडल का जो एक अपराधी था, डॉक्टर मोहम्मद खलील चिश्ती, जो पाकिस्तान के ISI का एजेंट था, वो 1992 के अजमेर के मर्डर केस में भी शामिल था, जो आज जेल में बंद है। धीरे धीरे ये रेप स्कैंडल इतना बड़ा हो चुका था, सही फिगर्स तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि डर के मारे बहुत सारी लड़कियां कभी सामने ही नहीं आई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इतना पता चला कि 250 से भी ज़्यादा लड़कियां इस स्कैंडल का शिकार हो चुकी थी। एक्चुअली दरगाह शरीफ के खादिम होने की वजह से इस चिश्ती परिवार का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उस जमाने में आज की तरह ना मोबाइल था, ना कोई एडवांस कैमरा, तो अपने कनेक्शन को यूज़ करके चिश्ती परिवार के मेंबर्स स्टूडियो से ही इस लड़की के जो न्यूड फोटो की नेगेटिव्स होती थी उसको डेवलप करवाते थे और फोटोग्राफ निकालते थे, जिसके चलते स्टूडियो से कुछ फोटोज लीक हो गए। और जिसके हाथ में भी इन लड़कियों की न्यूड फोटोज आए, वो चिश्ती परिवार की तरह ही उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगे और सेम घिनौने काम करने लगे। और दूसरी तरफ ये चिश्ती परिवार का पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से बहुत बड़े बड़े अधिकारी और पॉलिटिशियंस भी इस स्कैंडल में शामिल थे। लिटरली स्कूल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ी आती थी और लड़कियों को उठाकर लेके जाती थी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि चिश्ती परिवार के जो ड्राइवर या फिर घर के जो नौकर थे, वो भी लड़कियों के साथ गलत काम करने लगे थे। आप खुद सोचिए लड़कियों पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ पॉलिटिकल कनेक्शन, रिलीजियस पावर और दूसरी तरफ बदनामी का डर। इस पूरे स्कैंडल पर लोगों की नज़र तब पड़ी जब सोफिया स्कूल की 6 लड़कियों ने एक एक करके सुसाइड कर लिया। जब दैनिक नवज्योति के हाथ कुछ फोटोग्राफ्स लगे तब जाके इस स्कैंडल का खुलासा हुआ। इस पूरे स्कैंडल में जितने अपराधी थे, टोटल 19 अपराधी थे, जिसमें से 18 अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जितनी लड़कियों का रेप हुआ था वो सारी लड़की हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इसलिए जब इस स्कैंडल का खुलासा हुआ, सबको डर था कहीं हिंदू मुस्लिम का राइट ना हो जाए, इसलिए अजमेर को 3 दिन के लिए बंद रखा गया। और पुलिस ने फाइनली इन अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। राजस्थान के जो रिटायर्ड DGP है उमेंद्र भारद्वाज, जो उस वक्त अजमेर के DIG थे, उनका कहना था जो डर के मारे बहुत सारी लड़कियां कभी सामने ही नहीं आई, क्योंकि पॉलिटिकली कनेक्टेड होने की वजह से इन पीड़ित लड़कियों के परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। इसीलिए सही मायने में कभी पता ही नहीं चला एक्चुअल में कितनी लड़कियां इस स्कैंडल का शिकार हुई थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इतना पता चला कि करीबन 250 लड़कियों का इस स्कैंडल में बलात्कार हुआ था, जिसमें से सिर्फ 30 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और सामने आकर अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज की। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से पहले 18 लड़की और बाद में फिर 10 लड़की, मतलब 30 में से 28 लड़कियों ने बैकआउट कर लिया। सिर्फ 2 लड़कियां बची थी जिसने हिम्मत दिखाई और इन अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। पुलिस ने फाइनली सितंबर 1992 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 19 अपराधियों के नाम थे, जिसमें से एक अपराधी था मोहम्मद खलील चिश्ती, जो डायरेक्टली पाकिस्तान के ISI का एजेंट था, जो 1992 के मर्डर केस में भी शामिल था, जो मैंने पहले भी बताया था। वो आज भी जेल में है। और बाकी 18 अपराधियों में से सिर्फ 8 अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन इन्हें भी 2001 में राजस्थान के हाई कोर्ट से रिलीज कर दिया गया। और बाकी 10 अपराधियों में से एक अपराधी 20 साल बाद पकड़ा गया। 2012 में राजस्थान के SOG मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सैयद सलीम चिश्ती नाम के इस अपराधी को अजमेर से गिरफ्तार किया। चिश्ती परिवार का और एक मेंबर सोहेल चिश्ती, जो इस स्कैंडल में शामिल था, वो 26 साल तक छुपा रहा। बाद में जाकर उसने सरेंडर किया। और इस पूरे स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती, उसे भी राजस्थान की हाई कोर्ट ने 2013 में रिलीज कर दिया, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वो मेंटली अनफिट है। आज वो बहुत हैप्पीली अपने फैमिली के साथ अजमेर में रहता है और दरगाह शरीफ की देखभाल करता है। और इस पूरे स्कैंडल के जो बाकी मेंबर्स थे, आज तक उनका कोई पता नहीं चला। कोई कहता है वो लोग देश छोड़कर US चले गए, कोई कहता है बांग्लादेश चले गए। लेकिन इस पूरे स्कैंडल में मैं एक बात कहना चाहूँगा, भले ही चिश्ती परिवार रिलीजियस वाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, पॉलिटिकली कनेक्टेड भी थे,
लेकिन अगर सरकार चाहती तो इस सारे अपराधियों को सजा मिलती और सारे विक्टिम को इंसाफ मिलता, क्योंकि भले ही चिश्ती परिवार के कुछ मेंबर्स कांग्रेस के साथ पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। इससे तो यही अंदाजा लगाया जाता है कि इस पूरे स्कैंडल में पॉलिटिक्स पहले दिन से इन्वॉल्व थी। भले ही इस पूरे स्कैंडल के बाद राजस्थान से बीजेपी की सरकार गिर गई, 15 दिसंबर 1992 से राजस्थान में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ, जो करीबन 1 साल तक चला, 4 दिसंबर 1993 तक। इस पूरे स्कैंडल को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन किसी भी पीड़ित लड़की को आज तक इंसाफ नहीं मिला। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक लड़की का जिक्र किया था, उसका रेप हुए 30 साल हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, क्या आज उसको जस्टिस की ज़रूरत है? लेकिन इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल होने के बावजूद हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह की जो अंजुमन कमेटी है, उनके एक मेंबर खादिम सरावर चिश्ती, जब इंटरव्यू में उनको पूछा गया इस स्कैंडल के बारे में, तब उन्होंने एक बयान दिया, जो लड़कियाँ ऐसी ही चीज़ होती है जो किसी की भी नीयत बिगड़ सकती। ऐसा बयान सुनने के बाद इन चिश्ती फैमिली के मेंबर से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? भले ही स्कैंडल को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है इस स्कैंडल के बारे में हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को जानना जरूरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।